नमस्कार मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति कोचिंग सेंटर पर। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 1 और इसको हम बहुत ही अच्छे और सरल भाषा में पढ़ेंगे। एकदम ऐसा सरल भाषा कि बिल्कुल आप लोगों के दिमाग में घुस जाएगा। तो क्लास शुरू होने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो नए बच्चे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ अवश्य जुड़िए। इस चैनल के माध्यम से आपको 10th क्लास के सभी विषयों की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कराई जाती है। हाँ, 10th एवं 12th क्लास का भी यानी कि 12 क्लास का भी तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। सभी विषयों का और सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा सब एक ही YouTube चैनल पर मिलेगा। तो आपको एक काम करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ जाना है। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो है वह है इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 जो है वह क्या करता है, अर्थव्यवस्था। चैप्टर 1 का होता है कि अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, यानी जो अध्याय 1 है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का 10th क्लास का, वह कहता है किसके बारे में, अर्थव्यवस्था में इसके इतिहास के बारे में बताता है, इसके विकास का जो इतिहास हुआ है उसके बारे में बताता है। तो अर्थव्यवस्था, और इसमें 3 गो शब्द है, देखिए एक है अर्थव्यवस्था, एक है विकास एवं इतिहास। इन 3 गो शब्द पर मेन क्या है, इस टॉपिक आधारित है और इसी पर हम लोग फोकस करना है। तो आइए जानते हैं इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था का अर्थ, अर्थव्यवस्था की संरचना, अर्थव्यवस्था के प्रकार। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, उसके बाद हम लोग आर्थिक विकास के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे उसके बाद हम लोग जानेंगे आर्थिक विकास के बारे में, आर्थिक विकास। इन सभी विषयों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद बिहार के विकास एवं इसके पिछड़ेपन का कारण जो है उसको दूर करने का जो उपाय बताया गया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है। कोई भी यदि, तो साथियों सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आखिरकार अर्थव्यवस्था होती क्या है, अर्थव्यवस्था हम किसको बोलते हैं। तो अर्थव्यवस्था की अगर परिभाषा आपको देना होगा, कोई भी व्यक्ति या कोई बाहरी या कहीं पर भी या एग्जाम में भी अगर आपसे प्रश्न पूछे कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो अर्थव्यवस्था को एक शब्द में उत्तर देना होगा। तो उसको क्या करना होगा कि आप ये कह सकते हैं कि समाज में जितने भी आर्थिक क्रिया होती है, समाज में जितनी भी आर्थिक क्रिया क्या होती है। तो देखिए साथियों, आर्थिक क्रिया यानी जिस जिन क्रियाओं करके हम पैसा कमाते हैं, जिससे हमको आय होता है, इनकम होता है कुछ, उसी को हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे जैसे किसान खेती करके पैसा कमाता है, फसल पैदा करके। शिक्षक जो है, जैसे हम लोग शिक्षक हम लोग पढ़ा करके पैसा कमा रहे हैं। एक बिजनेस व्यापार करने वाला व्यक्ति क्या होता है कि कोई मतलब वो व्यापार करता है किसी किसी चीज का, कपड़ा का दुकान करेगा, कोई सब्जी का दुकान करेगा, कोई फल का दुकान करेगा। इस सभी माध्यमों से वो क्या करता है, वह आर्थिक उपार्जन करता है, यानी कि रुपया पैसा कमाता है। तो वह क्या होगी उसके लिए, वह आर्थिक क्रिया होगी, यानी कि अर्थ कमाने के लिए जो वह क्रिया करे, क्रिया मतलब जो काम कर रहा है, वही क्या होती है, वही आर्थिक क्रिया होती है। तो यहाँ पर यही दे रहा है कि समाज में जितनी भी आर्थिक क्रिया होती है, यानी पैसा कमाने की जितनी भी क्रिया होती है, उन सभी के योग मतलब जोड़ना, उन सभी को जब हम जोड़ देंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे, अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो अर्थव्यवस्था का साधारण एवं सरल शब्दों में व्याख्या ये होगा, उसका परिभाषा ये होगा कि समाज में जितनी भी आर्थिक क्रिया होती है, पैसा कमाने की क्रिया होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण हम आपको दे रहे हैं कि अर्थव्यवस्था, जैसे मान लीजिए एक टोकरी हो गई और टोकरी में बहुत सारे प्रकार के फल रखे गए हैं, बहुत सारे प्रकार की सब्जियां रखी गई है, उसमें पालक भी है, गोभी भी है, मटर भी है, माने बैगन भी है, मतलब अलग अलग प्रकार की सब्जियां है। और वह एक टोकरी, जैसे मान लीजिए टोकरी में बहुत सारी सब्जियां रखी गई, उसी पर अर्थव्यवस्था का है। अर्थव्यवस्था मान लीजिए एक टोकरी है और उसमें बहुत सारे आर्थिक क्रियाओं के द्वारा क्या हो रहा है, धन इकट्ठा किया जा रहा है, पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यही इसमें भी लिख दे रहा है, देखिए कि आर्थिक व्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, आर्थिक क्रिया कहलाती है। अभी जो मैंने आप सबको बताया कि हमारी वो सभी क्रियाएं जिससे हमको आय प्राप्त होती है, आय यानी कि जिससे हम पैसा रुपया कमाते हैं, वही क्या होती है, वही आर्थिक क्रिया होती है। जैसे कृषि एक आर्थिक क्रिया है जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है।
जैसे में क्या है, कृषि क्या है, आर्थिक क्रिया है, कृषि से आय प्राप्त है। जैसे मान लीजिए कि कोई किसान है, वो सब्जी रोपा है, तो सब्जी का जब रोपाई किया उसने और सब्जी जब फलने लगेगा, जब उसमें फल आने लगेगा, जब वो सब्जी खेत से निकलने लगेगी उसमें से, तो क्या करेगा किसान, अपने खाने भर तो अपने घर में रखेगा और बाकी जो उससे ज्यादा बचेगा तो वह क्या करेगा, वह बाजार में जाकर के उसको बेच देगा। और बेचेगा काहे लिए, कि उसको कुछ पैसा इनकम हो, कुछ वह उससे धन उपार्जन कर सके। तो वह क्या हो गई, वह आर्थिक क्रिया हो गई। तो वही बात यह कह रहा है कि किसान द्वारा खेती करना क्या है, आर्थिक क्रिया है, यानी कि वह अर्थ का उपार्जन कर रहा है, वह पैसा कमा रहा है उससे। अर्थव्यवस्था का अर्थ संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से है, जिसमें मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। यह कह रहा है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं से है। जो अर्थव्यवस्था उसका अर्थ क्या है, संपूर्ण आर्थिक क्रिया। हमने अभी बता दिया कि जितनी क्रियाओं के माध्यम से हम पैसा कमाते हैं, चाहे कोई गाड़ी बस चला के पैसा कमा रहा है, चाहे कोई नौकरी करके पैसा कमा रहा है, चाहे कोई बिजनेस करके पैसा कमा रहा है, या फिर कोई कृषि करके पैसा कमा रहा है, तो वह सभी क्या होगी, वह सभी आर्थिक क्रिया होगी। तो आर्थिक ये इसमें ये कह रहा है कि जिन जिन क्रियाओं से आर्थिक यानी आय प्राप्त होता है वह आर्थिक क्रिया कहलाती है। अर्थव्यवस्था का संपूर्ण अर्थ यही होगा कि आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन से है, जिसमें मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए। अब बात यह कर रहा है कि पैसा आखिर हम काहे कमाते हैं, हमको धन की क्यों आवश्यकता है। आप एक सिंपल अपने माइंड सोचिए कि पैसा की हम लोग के पास पैसा की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हम लोग अपने संतुष्टि यानी जो हम लोग की आवश्यकता है उसको पूरा कर सके, हम लोग संतुष्टि रहे। जैसे मान लीजिए हमको भूख लगा हुआ है और हमको खाना है, तो खाने के लिए हमको क्या चाहिए, रोटी के चाहिए, चावल चाहिए। तो ये सब मान लीजिए कि और हम बाहर से निकले हुए हैं, तो इन सबको खाने के लिए हमको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। जब पैसा रहता है हम वो भोजन खा सकते हैं, खरीद करके किसी होटल में जाकर खाना खा सकते हैं। हमारे पास चप्पल नहीं है मान लीजिए, तो चप्पल खरीदने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। और चप्पल की हम लोगों की चप्पल क्या है, आवश्यकता है, कपड़ा की आवश्यकता है। तो ये सभी क्या है, ये जो सभी चीजें हम लोग की आवश्यकता है, और जब ये सभी हमको प्राप्त हो जाएगी तो हमको क्या होता है, संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। तो वही कह रहा है कि जितने भी मानवीय अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था का संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है, जिससे मानवीय आवश्यकताओं को पूरा कर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। तो संतुष्टि के लिए क्या किया जाता है, इसमें बहुत सारे संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब पैसा कमाने के लिए अलग अलग तरीकों का उपयोग किया जाता है। अभी हमने पीछे आपको बताया, कोई खेती करके पैसा कमा रहा है, कोई बिजनेस करके, कोई गाड़ी घोड़ा चलाकर, कोई पढ़ा करके। तो ये सभी क्या है, ये सभी संसाधन है पैसा कमाने के। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। आइए अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है, अर्थव्यवस्था की संरचना। अर्थव्यवस्था उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है। कह रहा है कि उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभक्त किया जा रहा है, यानी कि बांटा जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि हमको किन किन क्षेत्रों से आय प्राप्त हो रही है, तो उन सभी को अलग अलग बांट दिया गया है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के 3 क्षेत्र में बांटा गया है। और इसमें यह कहा गया है प्राथमिक क्षेत्र में उन सभी वस्तुओं का, उन सभी क्रियाओं को जोड़ा गया है जो क्या हो, जो डायरेक्ट प्राकृतिक से प्राप्त करके हम लोग उसका उपयोग करते हैं। डायरेक्ट प्राकृतिक द्वारा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे रहा है, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, तो प्राथमिक क्षेत्र कह रहा है कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वह क्या वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वह आर्थिक क्रिया। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए जैसे किसान है, खेती कर रहा है, तो खेती करने के लिए वह किन किन चीजों का प्रयोग कर रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का, जल का प्रयोग कर रहा है, खेत में तो जुताई बुआई तो हो रहा है, बुआई के लिए बीज का प्रयोग कर रहा है, तो वो सभी चीजें क्या है, प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करके, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जब हम आर्थिक क्रिया करते हैं, अर्थ कमाते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन चीज आती है, कृषि आ गई, पशुपालन आ जाता है, मत्स्य पालन आ जाता है। ये सभी किन के अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्रिया का है। जैसे मत्स्य पालन है, मछली का पालन करना है, तो मछली के पालन में प्राकृतिक द्वारा मछली बनाई गई है और मछली को हम पाल पोस के बड़ा कर दे रहे हैं, बड़ा करके उसी को बेच दे रहे हैं। तो क्या हुई, वो डायरेक्ट प्राकृतिक से हमने प्राप्त किया और प्राकृतिक प्राप्त करके वह संसाधन
जल में मछली रहती है, जल भी प्राकृतिक से प्राप्त है और उसको हम लोग अपने आय के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो किसके अंतर्गत आएगी? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगी। अधिकांश प्राकृतिक उत्पादन हम कृषि, डेयरी, मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं, अतः इसे कृषि क्षेत्र एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? कृषि क्षेत्र या सहायक क्षेत्र भी इसको कहा जाता है, इसका दूसरा नाम ये भी है। अब यार मान लीजिए एग्जाम में आपके पास प्रश्न आ जाएगा कि प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, यानी कि और किन किन नामों से जाना जाता है, तो आपको क्या कहना है? प्राथमिक क्षेत्र को और दो नाम से जाना जाता है, पहला है कृषि क्षेत्र और दूसरा है सहायक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न ऐसे बन सकता है कि मत्स्य पालन अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है, वहां पर ऑप्शन क्या दे देगा? कृषि क्षेत्र, है ना, उसके बाद देगा द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं, तो कृषि से या सहायक क्षेत्र दे देगा, तो उसमें से आपको क्या चूज करना है? सहायक क्षेत्र। क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम यानी पर्यायवाची शब्द एक तरह से हो गया उसका सहायक क्षेत्र, उसी को अलग अलग भाषा में बोला जाता है। तो ये भी आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आइए आप आगे जाते हैं, द्वितीय क्षेत्र को कहते समझते हैं। द्वितीय क्षेत्र, यहाँ वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादन नहीं होती बल्कि उनके माध्यम से निर्मित की जाती है। कह रहा है कि यहाँ वस्तुएं जो है वह सीधे प्रकृति से प्राप्त नहीं होती है, जैसे कि वहां पर हमने क्या देखा? प्राथमिक क्षेत्र में गौपालन हम कर रहे हैं, यानी गौशाला खोल रहे हैं, और गौशाला खोल के डायरेक्ट गौ माता क्या करते हैं? हम लोग दूध प्राप्त करते हैं, उसको बेच देते हैं डेयरी में। और जैसे मत्स्य पालन, मछली का पालन है, तो मछली को डायरेक्ट हम लोग प्रकृति से प्राप्त करते हैं और प्रकृति के माध्यम से उसका विकास करवाते हैं और उसको बेच देते हैं, तो वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ गई। लेकिन द्वितीय क्षेत्र में क्या होती है कि डायरेक्ट प्राकृतिक द्वारा, कह रहा है कि यहाँ वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती है बल्कि उनके माध्यम से निर्मित की जाती है, यानी कि यथा स्वरूप में उसको हम नहीं बेच सकते या उपयोग नहीं कर सकते हैं, प्रकृति से प्राप्त करके और उसमें हम मानवीय हस्तक्षेप करके उसका कोई और निर्माण करेंगे, कोई चीज। जैसे कपास हो गया, कपास में क्या है कि कपास, मान लीजिए कपास में सूत रहता है, मतलब धागे रहते हैं, तो उस धागे को हम लोग निर्माण कर क्या करते हैं? उसको धागे कंपनी में ले जा करके, उद्योग में ले जा करके उसको कपड़ा के रूप में तैयार करते हैं और फिर उसको बेचते हैं, तो वह क्या बन जाता है? कपड़ा बन जाता है। डायरेक्ट ऐसा है कि डायरेक्ट ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए कि हम कपास प्राप्त किए और बाजार में ले जाकर कपास बेच देंगे, तो कोई कपड़ा के रूप में उसको पहन सकता है? नहीं पहन सकता है। क्यों? क्योंकि जब तक उसमें मशीनरी का उपयोग नहीं होगा, जब तक उसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा, तब तक वह हम लोगों के उपयोग लायक नहीं बन सकती है, तो इसलिए वह आर्थिक क्रिया नहीं होगी तब तक जब तक कि वह कपड़ा के रूप में तैयार नहीं हो जाती है। तो कंपनी क्या करता है? बड़ा बड़ा उद्योग जो होता है उसको अपने पास ले जाता है वहां पे, और ले जाकर के उसका निर्माण मशीनरियों के द्वारा करके, तकनीक के द्वारा, और उसके वस्तु यानी एक वस्त्र के रूप में निर्माण कर देता है और फिर उसको बेचते हैं, तो वह क्या है? वह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, यानी मानवीय हस्तक्षेप होता है, डायरेक्ट वह प्राकृतिक से प्राप्त नहीं होता है। तो इसमें क्या आ जाएंगे? इसमें उद्योग आ जाएंगे। देखिए आप दिया हो, निर्माण की यह प्रक्रिया घर, कार्यशाला अथवा कारखानों में होती है। जो निर्माण की यह प्रक्रिया यह प्राकृतिक में नहीं होगी, यह खुले मैदान में या में नहीं होगी, यह क्या होगी? यह आपको कल कारखाने, कार्यशाला या फिर एक रूम में होगी। जैसे मान लीजिए पढ़ाना जो है, हम पढ़ा रहे हैं, हम कहाँ पढ़ा रहे हैं? रूम में पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए बड़े बड़े कंपनियां है तो कार्यशाला एक तरह से होगी जहाँ पर सभी वस्तुओं का निर्माण करने का कार्य चल रहा है, उसको हम क्या करते हैं? कार्यशाला कहते हैं, तो वहां पर निर्माण होता है। तो वही कह रहा है द्वितीय क्षेत्र में यह सब कार्यशाला औद्योगिक क्षेत्र भी कल कारखानों में होती है, अतः इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र को एक दूसरा नाम क्या है? औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी इसको क्या किया जाता है? जाना जाता है, औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत कुटीर, लघु, मध्यम एवं बड़े उद्योग शामिल किए जाते हैं। कह रहा है कि इसमें कुटीर का मतलब हो गया सबसे छोटा उद्योग। जैसे प्राचीन भारत में आप देखिएगा तो वहां पे उस समय क्या होता था कि हर एक घर में अपने दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं का निर्माण लोग खुद से कर लेते थे, अपने आप से कर लेते थे। जैसे कि चरखा होता था हर घर में, चरखा से क्या करते वो लोग कपड़ा की बुनाई करते थे, अपने पहनने के लिए साड़ी बनाते थे, सूती खादी का कपड़ा बनाते थे। तो सब क्या है? कुटीर उद्योग, यानी सबसे छोटा उद्योग। उसके बाद मध्यम, लघु उद्योग। लघु मतलब उससे बड़ा, मध्यम और फिर सबसे बड़ा उद्योग। सबसे बड़ा मतलब जैसे बड़े बड़े
देखिए जहां पर जितनी मात्रा में वस्तु का उत्पादन होता है उसके अनुसार उसको लघु कुटीर एवं बड़े उद्योगों में बांट दिया जाता है। जहां सबसे ज्यादा वस्तु का उत्पादन हो उसको हम लोग बड़ा उद्योग कर सकते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हुई, टाटा मोटर्स हो गई, अन्य गाड़ी बनाने वाली कंपनी हो गई, कपड़ा बनाने वाली कंपनी हो गई, मोबाइल बनाने वाली, ये सब क्या है, ये सब बड़े बड़ी कंपनियां होती है जहां पर हजारों लाखों की संख्या में वस्तुओं का निर्माण होता है। तो वह क्या होते हैं, वह द्वितीय क्षेत्र कहलाते हैं, वह बड़े उद्योग कहलाते हैं। आइए अब देखते हैं तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र, यह क्षेत्र, सॉरी तृतीय क्षेत्र क्या होता है, यह क्षेत्र वस्तुओं का उत्पादन नहीं बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में प्राथमिकी एवं द्वितीय क्षेत्र का सहयोग करती है। कह रहा है कि जो तृतीय क्षेत्र, यह क्षेत्र वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती है बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र का सहयोग करती है। अब देखिए अब कैसे सहयोग करती है। जैसे मान लीजिए कि खेत में कपास पैदा हो गया, तो कपास पैदा करने के लिए भी क्या चाहिए, पैसे की आवश्यकता होती है। कंपनी वाले को उस कपास को खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो जो तृतीय क्षेत्र है वह क्या करता है, वह पूंजी का वह सेवा क्षेत्र यानी सेवा देता है। जैसे मान लीजिए बैंक में कार्य करने वाले कर्मचारियों से किस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। क्यों, क्योंकि वह कुछ कोई वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं। वहां पर आप जाइएगा तो आप अपने द्वारा कमाए हुए पैसा जो जमा किया आपने वहां पे सकते हैं, यानी कि बीच में वो लेन देन का काम करते हैं। तो वो क्या दे रहे हैं, एक तरह से आपको सेवा दे रहे हैं। तो वो किसके अंतर्गत आएंगे, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। तो वही कह रहा है कि द्वितीय एवं प्राथमिक क्षेत्र की क्या होते हैं, सहयोग में यह होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम भी क्या है, सेवा क्षेत्र। आपको यह भी समझना होगा। और इसके अंतर्गत बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार तथा अन्य सेवाएं आती है, तो इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। वही बात कह रहा है। तो ये तीनों क्षेत्र हो गया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र एवं तृतीय क्षेत्र। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यदि अच्छा समझ में आया होगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके साथ अवश्य जुड़िए। धन्यवाद साथियों।